जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए कि टोटल कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपसे पूछा है कि रायगढ़ घराना जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक से संबंधित है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का एक प्रमुख घराना है। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ राज्य के महाराजा चक्रधर सिंह ने की थी। यह घराना विशेष रूप से तालों, परन और गतों की जटिल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन में दिया उड़ीसी, तो उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य शैली, और कुचिपुड़ी जो है या आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह सब भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी पहाड़ी स्टेशन सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सी पहाड़ी स्टेशन सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और झरनों के कारण सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। यहाँ की प्रसिद्ध जगह है बी फॉल्स, जटाशंकर गुफा, धूपगढ़ है जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी ऑप्शन में दिया नीलगिरी, तो दक्षिण भारत तमिलनाडु में है, या इसे ब्लू माउंटेन्स के नाम से प्रसिद्ध है। और कार्डमम जो है या इलायची हिल्स कहा जाता है इसे, या केरल में स्थित है, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। आपसे पूछा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलीजली ने की थी। लॉर्ड वेलीजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 तक था। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी। अंग्रेजों की स्थायी फौज को अपनी राज्य में रखने की अनुमति देनी पड़ती थी। उस फौज के खर्चे का भुगतान करना होता था। बदले में अंग्रेज उस राज्य को बाहरी हमलों और आंतरिक विद्रोहों से सुरक्षा प्रदान करते थे। इस प्रणाली को सबसे पहले 1798 में 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। आपसे पूछा कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा, इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था जो उसकी मातृभाषा थी। बाद में इसे अबुल रहमान जामी और अन्य विद्वानों ने फारसी में अनुवाद किया, जिससे यह भारत और अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था। आपसे पूछा कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1540 में। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। इसमें शेरशाह सूरी, जिसका नाम है शेर खान, ने मुगल सम्राट हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा और शेरशाह सूरी ने सूर्य समाज की स्थापना की। इससे पहले चौसा की लड़ाई 1539 में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, पर कन्नौज की लड़ाई निर्णायक रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है। इसे शूद्रक नामक प्राचीन कवि नाटककार ने लिखा था। इसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। इसमें उज्जैनी नगर की पृष्ठभूमि में श्रृंगार, प्रेम, राजनीति और समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। बाकी ऑप्शन में दिया कल्हड़, तो कल्हड़ ने राजतंगड़ी के लेखक हैं। कश्मीर का इतिहास इसमें है। विक्रमदेव की बात करें तो इस नाम से कोई प्रमुख साहित्यिक कृति संबंध
संबंध नहीं है और बाणभट्ट जो है या हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। आपसे पूछा है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के बिदसा जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया था। यह सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप माना जाता है। यहाँ बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए और इसे बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। बाकी अब अन्य ऑप्शन की बात करें तो धार्मिक स्तूप जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में है या अशोक द्वारा निर्मित जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। महाबोधि स्तूप की बात करें तो यह बोधगया बिहार में है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया महाबोधि मंदिर परिसर में। और केसरिया स्तूप जो है यह बिहार में है, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है लेकिन अशोक काल के से बाद का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। आपसे पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है के दौरान भारत की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद प्रस्तावना इस प्रकार हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को के इंटरनेशनल थ्रेड इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई ने 1982 में शुरू किया। यह तिथि जीन गॉर्ज नॉर्वे आधुनिक बेले के जनक की जयंती पर चुनी गई। बाकी विकल्पों की बात करें तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और सुशासन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हुई थी तो इसका कार्य पीरियड जो था वो 1961 से 1966 के बीच में था। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित विकास करना, लेकिन यह योजना चीन भारत युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965 और लगातार सूखे कारण असफल रही। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और अंततः यह योजना अधूरी ही रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1931 में लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और से महात्मा गांधी ने भाग लिया या प्रतिनिधित्व उन्होंने गांधी इरविन समझौते के बाद किया। गांधी सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उन्होंने वहां भारतीय स्वतंत्रता, अस्पृश्यता उन्मूलन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इस समय तक लॉर्ड विलिंगटन जो थे नए वायसराय बन चुके थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी वायसराय जो थे लॉर्ड विलिंगटन ही थे। यह भी पूछ लेता कि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन थे। और पहले गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है या रेलवे के एग्जाम में पूछा गया
प्रश्न है, चलिए बताइए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आंसर पता है तो यस लिख दीजिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उगादि उत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है या चैत मास की पहली तिथि को आता है। उगादि शब्द संस्कृत के युग प्लस आदि से बना है, जिसका अर्थ है नए युग की शुरुआत। इस दिन लोग घरों की सजावट, पंचांग वाचन, विशेष व्यंजन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। आपसे पूछा कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। या जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1956 से 1961 के बीच में या पंचवर्षीय योजना थी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया। इस योजना का आधार पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को आर्थिक विकास में समान महत्व दिया गया। इस योजना का मुख्य फोकस भारी उद्योग और औद्योगिकरण था। परिणाम स्वरूप इस अवधि में स्टील प्लांट्स, मशीन टूल्स, डैम और आधारभूत संरचनाएं बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था या वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह नगर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। यह नगर अपनी सड़क व्यवस्था, महान स्नानागार, अनाज भंडार और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक शब्द का उल्लेख नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक शब्द का उल्लेख नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघवाद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द सीधे तौर पर प्रयुक्त नहीं किया गया है। हालांकि इसकी भावना अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा और संघ व राज्य सूची में मौजूद है। भारत को संविधान में संघीय ढांचे के साथ एकात्मक सुझाव वाला देश कहा गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जो ऑप्शन ए दिया, धर्मनिरपेक्ष या 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। गणतंत्र जो दिया है या प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है। समाजवादी की भी बात करें तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया और संघवाद का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है। आपसे पूछा कि भारत का मूल संविधान जो है अंग्रेजी में किसके हाथों द्वारा लिखा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मूल संविधान हाथ से सुंदर कैलीग्राफी में लिखा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखा। उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि जीवन भर उनकी पहचान के लिए हर पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर अंकित किया। संविधान का हिंदी रूपांतरण वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इसे हाथ से नहीं लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, IST यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT यानी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मिनट आगे है। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम UTC 5.5 घंटे और PKT जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम UTC जो है 5 घंटे। अंतर जो है 30 मिनट का है, यानी भारत का समय पाकिस्तान से आधा घंटे आगे। UTC जो है और पूरी दुनिया का मानक समय है, जिसके आधार पर हर देश अपना स्थानीय समय तय करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है। आपसे पूछा है कि जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यदि RBI रेपो दर घटा देता है तो उसे बैंकों के लिए RBI से उधार लेना सस्ता हो जाता है। बैंक कम ब्याज पर अधिक धन उधार लेता है और जनता व्यवसायों को ऋण आसानी से उपलब्ध कराता है, तो परिणाम बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अब चलते हैं
हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। आपसे पूछा कि बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्वस्थ युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर माना जाता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूरी रखी जाए तो आंख से उसे बिना तनाव के साफ देख सकती है। या दूरी उम्र के साथ बढ़ती भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपसे पूछा है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। या ग्रुप डी के सेट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नटवरी नृत्य शब्द का प्रयोग प्रायः कथक नृत्य के लिए किया जाता है। नटवर का आशय भगवान श्री कृष्ण नटवर नागर से है जो कथक में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। कथक की जड़ें उत्तर भारत में है और इसकी शैलियां लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराने। कथक की विशेषताएं घुंघरू, घूमर, ताल, भावभंगिमा और कथावाचक शैली है। बाकी कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य और कथकली जो केरल का रंगीन मेकअप और नृत्य नाटक है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपसे पूछा है कि रायगढ़ घराना जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।